हेलो एस्पिरेंट्स। डेट है आज 19 जून 2025 और आज हमको डिस्कस करना है दो एडिटोरियल आर्टिकल, जिसमें से पहला एडिटोरियल आर्टिकल लिखा है रघुराम राजन जी ने, जो हमारे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। और इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है वो लिखा है विक्टिमो मिक्स पे। ये एक नए टाइप का एक कंसेप्ट इन्होंने या वर्ड कीवर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि लोकल्स जो है, कंट्रीज जो है, पॉलिटिशियंस जो है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी से पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो अलग अलग टाइप के विक्टिम कार्ड्स प्ले करती हैं अपनी इकोनॉमी में। जो भी इश्यूज हैं उनको बेसिकली एड्रेस करने के लिए या ऐसा दिखाने के लिए कि हम उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा आर्टिकल है, ये आर्टिकल लिखा है इकोनॉमिक टाइम्स का, एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसमें हाउस होल्ड के बारे में जो चेंजेस है, हाउस होल्ड में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेस हो रहे हैं उस बारे में बात करी है कि कैसे हाउस होल्ड जो है ये बदलते हुए इंडिया का चेहरा है और इस चीज़ को, इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनमें किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विक्टिमो मिक्स पे ऊपर। तो जैसे रघुराम राजन जी बोलते हैं कि किसी भी पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिशियन जो अपना कैरियर स्टार्ट कर रहा हो, उसके लिए अपना कैरियर स्टार्ट करने के लिए सबसे इजी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है कि वो अपने जो वोटर्स जो खुश नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, उनको विक्टिम्स की तरह शो करे, उनको विक्टिम्स की तरह प्रूव करे और ये दिखाने की कोशिश करे कि एग्जिस्टिंग जो पार्टी रूल कर रही है या एग्जिस्टिंग जो लीडरशिप गवर्नमेंट में बैठी हुई है, वह ऐसी कुछ स्कीम चलाती है जो लोकल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, जिसमें लोकल्स से ज़्यादा बाहर के जो लोग हैं उनको इम्पोर्टेंस या इनको एम्फसाइज किया जाता है। तो यहाँ पे वो ये ब्लेम गेम खेल के ये सॉल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोकल्स को हर चीज़ में प्रेफर करते हैं ओवर अदर्स या फॉरेनर्स या आउटसाइडर्स, तो उस केस में हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएगी। राजन जी का कहना है कि ये बहुत ही सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन है। उन्होंने एक फिलोसोफर है एच.एल. मैककेन, इनका एक फेमस फेमस कोट यूज़ किया है, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देयर इज़ एन आंसर दैट इज़ क्लियर, सिंपल एंड रॉन्ग। ये कोट के थ्रू उन्होंने ये बोलने की कोशिश करी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जब किसी को बेसिकली उसका कोई क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, तो उसके लिए कुछ लोग हैं जो एक क्लियर और सिंपल सॉल्यूशन निकालने की या दिखाने की, आंसर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो आंसर अक्सर रॉन्ग होता है क्योंकि उन्होंने उस प्रॉब्लम को डीपली समझा ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो विक्टिमहुड का आर्गुमेंट होता है कि हमारे लोकल्स के साथ गलत हो रहा है, ये इस क्लियर, सिंपल और रॉन्ग आंसर की तरह ही दिखता है या इसी के सॉल्यूशन की तरह प्रेजेंट होता है। विक्टिमहुड आर्गुमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का बहुत ही सिंपल और क्लियर आंसर है, लेकिन रॉन्ग आंसर है। विक्टिमहुड खेल के आप अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ये जो एच.एल. मेंकेन का कोट है, ये बहुत ही अच्छा कोट है। इस कोड पे आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इस पे एक ऐसे लिखने की या ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करिएगा और इस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप उसको लिखते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में वीडियो के जो इस लेक्चर का, जो इस एडिटोरियल का डिस्कशन वीडियो है, उसकी लिंक के नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। आई विल बी वेरी मच क्यूरियस टू नो और सी व्हाट डू यू राइट इन योर एसे राइटिंग। तो अब यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे अब कुछ केस स्टडीज की बात करी है कि किस किस फॉर्म में हमको ये जो विक्टिमहुड का कार्ड है आज की डेट में देखने के लिए मिलता है। जैसे पहला विक्टिमहुड का आर्ग्यूमेंट देखने के लिए मिलता है पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट। आजकल कई सिटीज हैं जहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि लोकल लेबर्स जो हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है और बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं उनको हाई पेइंग हाई वैल्यू जॉब्स जो हैं उन पे उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। राजन जी का कहना है कि ये बहुत ही गलत मेंटेलिटी और बहुत ही गलत आइडिया स्प्रेड किया जा रहा है। बाहर के जितने भी लोग जनरली वो सिटी में आते हैं, उस सिटी को बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट बनाते हैं, वो बहुत ही हाई लेवल की मेरिट लेके आते हैं और उस लोकल ट्रेडिशन या लोकल कल्चर जो है उसमें मेरिट या क्वालिटी की स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो ये जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स जो बाहर से आते हैं किसी सिटी में माइग्रेट करके, ये उस सिटी की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं बाय स्पेंडिंग मच ऑफ द मनी एंड बाय प्रोवाइडिंग अ गुड स्किल टू द इंडस्ट्रीज, जिससे इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ होती है और लोकल लेवल पे दूसरी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। स्टिल राजन जी ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका ये मतलब नहीं है कि कोटा टोटली रॉन्ग है। आप एक मिनिमम लेवल का छोटा सा एक कोटा रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लमेटिक चीजें तब होती है जब आप कोटा एक लिमिट के बाहर दे जाते हैं। एम्बिशियस पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो जनरली छोटे लेवल के कोटे से खुश नहीं होते हैं, वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे कोटे की डिमांड करते हैं, जो लोकल इकोनॉमी और लोकल सिटीज में जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी वर्क कर रही हैं उनके लिए बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं
नेगेटिव कंसीक्वेंसेस ये होते हैं कि जो फर्म वहाँ पे लोकल सिटी में उस सिटी में काम कर रही है, या तो वो अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव कम करने की कोशिश करती है, या फिर वो अपना बेस जो है वो दूसरी सिटी में शिफ्ट करने की कोशिश करती है, ताकि वो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय कर पाएँ। उससे उस सिटी को बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होता है इन लॉन्ग रन। दूसरा, बहुत सारे कॉम्पिटेंट माइग्रेंट्स हैं जो आते हैं, जब वो लोकल फर्म्स में एम्प्लॉयड होते हैं तो वहाँ पे वो कॉम्पिटिटिवनेस अपनी प्रूव करके, अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रूव करके नई इंडस्ट्रीज का भी सेटअप करते हैं और उनसे नई जॉब्स और भी क्रिएट होती हैं, जिससे लोकल इकोनॉमीज जो है उनको बहुत अच्छा फायदा देखने के लिए मिलता है। द सेकेंड केस स्टडी रिलेट्स टू एजुकेशन इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। जैसे यूएस की यूनिवर्सिटीज में अभी फॉरेन स्टूडेंट्स को कर्ब करने की, या उनके जो फॉरेन स्टूडेंट्स जो आते हैं दूसरी कंट्रीज से यूएस की यूनिवर्सिटीज में, उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही। यूएस में कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो ये आइडिया स्प्रेड कर रहे हैं कि यूएस की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो जो डिजर्विंग लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर रखती है और फॉरेन स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेती है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका भी कहना है कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उन पे जो लिमिट है कि 30% तक कोई भी यूनिवर्सिटी 30% तक फॉरेन स्टूडेंट्स को दे सकती है, उसकी लिमिट को गिरा के 15% कर देना चाहिए। लेकिन राजन जी का कहना है कि अगर हम ऐसा करते हैं और ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में फॉरेन स्टूडेंट्स जो इंडिया में आ रहे हैं उनकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। मतलब यूनिवर्सिटी की ओवरऑल जो क्वालिटी है, एजुकेशन है, स्टडीज़ है, उसमें हमको बहुत ज़्यादा ड्रॉप या डिप देखने के लिए बहुत ज़्यादा हमको डिप देखने के लिए मिलेगा। और जैसे टॉप फॉरेन स्टूडेंट्स का नंबर कम होता जाएगा इंडिया में यूएस की यूनिवर्सिटी में आने के लिए, तो यूएस की यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड वाइड जानी ही जाती हैं बहुत अच्छे इनोवेशंस करने के लिए, और जिन इनोवेशंस पे यूएस की जो इंडस्ट्री है वो खड़ी होती है और बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपांड और कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, उस चीज़ में भी हमको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन या बहुत ज़्यादा लिमिट होती हुई देखने के लिए मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म में ये जो डिसीजन है वो यूएस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ये विक्टिम कार्ड प्ले करना कि लोकल स्टूडेंट्स को हमारे कॉलेजेस में जगह नहीं मिलती, ये बहुत ज़्यादा आगे चल के उनको इश्यू कॉज़ कर सकता है। इस रिगार्ड में अगर हम बात करें तो सिंगापुर बड़ी ही पॉजिटिव पॉलिसी फॉलो करता है। जैसे सिंगापुर ने एक स्कीम निकाली थी जिसमें उन्होंने मेनलैंड चाइना के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी थी और उनको प्रमोट किया था कि वो उनकी यूनिवर्सिटीज़ में आके पढ़े। जिससे जो लोकल सिंगापुरीज़ थे उन्होंने बहुत कंप्लेन करना शुरू करी थी यूनिवर्सिटीज़ में कि आप हमारे बच्चों को चाइनीज़ से कम्पीट करा रहे हो। तो उसका सिंगापुर ने एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था कि आप क्या चाहते हैं? मतलब वुडेंट इट बी बेटर कि आपके बच्चे उनके साथ में पले-बढ़े और पढ़ाई करें, उनके साथ कम्पीट करते हुए बड़े हुए, ताकि उनकी कैपेबिलिटीज़ और मेरिट ज़्यादा अच्छी डेवलप हो, रेदर देन वो बड़े होके जब जॉब में जाए तो चाइना से कम्पीट करें, चाइनीज़ जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनसे कम्पीट करें, जहाँ पे वो कंटिन्यूअसली हारेंगे, क्योंकि चाइना में बहुत ही एक स्ट्रिक्ट और हार्ड वर्किंग कल्चर चलता है। तो जब ये रिस्पॉन्स आया तो वहाँ के पेरेंट्स जो है वो शांत हो गए। मतलब दे आर यूजिंग द कॉम्पिटिशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मेरिट ऑफ द स्टूडेंट, not to compete economically. This is going to promote, or this is going to this is going to promote them, uh, improve their quality or merit in the long term by promoting competition and innovativeness. तो ये चीज़ यहाँ पे सिंगापुर ने एक अच्छी करी थी एजुकेशन को लेके। लेकिन जैसे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो विक्टिम कार्ड खेलती हैं। जैसे आज की डेट में यूएस एक बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है या करता है कि यूएस की इकोनॉमी इसलिए डाउन है या यूएस की इकोनॉमी इसलिए पीछे चल रही है क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ जो हैं टैरिफ के मामले में यूएस के साथ अनफेयर प्रैक्टिस करती हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब यूएस का कहना है कि दूसरी कंट्रीज़ उनके प्रोडक्ट पे बहुत हाई टैरिफ लगाती है, जिससे यूएस में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है और उनकी जो कंपनीज़ है वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। जैसे एप्पल की बात करें तो एप्पल ने 2004 के बाद से यूएस में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी है, और यूएस इस बात को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली लेता है। हालाँकि रियलिटी ये है कि दूसरी जो कंपनीज़ हैं वो यूएस छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ में इसलिए नहीं जाती क्योंकि यूएस में इकोनॉमिक या मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है, या फिर दूसरी कंट्रीज़ उनके ऊपर हाई टैरिफ लगाती हैं। बट इसलिए जाती हैं क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में उनको कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कॉम्पिटिटिवनेस जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी कम प्राइस पे बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं न कहीं राजन जी का कहना है कि ये कंट्रीज़ का ये फेलियर है कि वो अपनी वर्कफ़ोर्स को, अपनी इकोनॉमी को इतना कॉस्ट एफिशिएंट नहीं बना पा रही कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो हैं, वो अपनी ही कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का काम करे रेदर देन गोइंग टू अ थर्ड कंट्री।
जैसे सिमिलरली अगर बात करी जाए कि अगर एप्पल यूएस गवर्नमेंट की जो विशेस हैं कि एप्पल यूएस में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग करे, अगर वो फॉलो करता भी है, तो आईफ़ोन की जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो यूएस में इतनी हाई रहेगी कि वो अक्रॉस द वर्ल्ड आईफ़ोन की सेल्स जो है वो डिप हो जाएगी। एंड इवन दो एप्पल डू नॉट मैन्युफैक्चरिंग देयर आईफ़ोन्स इन अमेरिका, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज़ जो एप्पल के ऐप स्टोर, आईक्लाउड और एप्पल म्यूज़िक पे सेल होती हैं, वो उसका जो रेवेन्यू जाता है वो पूरा का पूरा, वो मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन जो है वो अमेरिका ही जाता है। तो अगर आईफ़ोन की सेल्स ड्रॉप होगी, मतलब अगर यूएस में एप्पल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है आईफ़ोन्स की, तो ये बात सही है कि अमेरिका का कुछ रेवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग से, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग से आने लगेगी, लेकिन उससे ज़्यादा लॉस उसको आईफ़ोन की सेल्स की जो डिप होगी, उससे जो एप्पल सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग करता है, वहाँ से उसको लॉस होने लगेगा, क्योंकि ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सेल होना कम हो जाएँगे। तो काइंड ऑफ वो बराबर हो जाएगा, एक ही बात हो जाएगी कि वो अगर नहीं लाते तो ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा आईफ़ोन की सेल्स मतलब ऐप स्टोर पे ज़्यादा ऐप्स और प्रोडक्ट्स का सेल होना, वो यूएस को सर्विस सेक्टर की अच्छी इकोनॉमी या अच्छी इनकम प्रोवाइड कर रहा है। तो कंक्लूजन ये है कि राजन जी बोलते हैं कि आप दूसरों को ब्लेम करते रहो, किसी ना किसी तरीके से आप कोई रास्ता निकाल के कोई दूसरा ब्लेम गेम खेलते रहो, विक्टिम कार्ड खेलते रहो। उससे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप अपनी आपकी इकोनॉमी में क्या इशू चल रहा है या क्या नेगेटिव चल रहा है, उस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश करो, अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, और जो लोग पीछे छूट रहे हैं, उनके लिए कैपेबिलिटी डेवलप करके नई और अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करो, ताकि आपकी इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व हो। A right diagnosis and a right prescription cures a problematic disease in the body। अगर आप डायग्नोसिस ही सही नहीं करोगे, तो आपकी दवाई की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो भी गलत बनेगी, और विक्टिम होप कार्ड एक तरह से गलत डायग्नोसिस है आपकी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स की, जो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने नहीं देता। इसके बाद आते हैं हम सेकंड आर्टिकल पे, दैट इज हाउसहोल्ड इज वेयर द हार्ट इज। इसमें जो ऑथर हैं इकोनॉमिक टाइम्स के, वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया का जो दिल है वो हाउसहोल्ड में, इंडियन इकोनॉमी का जो दिल है वो हाउसहोल्ड में बसता है। तो हम जो मैक्रो लेवल नंबर्स देखते हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ कितनी चल रही है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, ट्रेड बैलेंस कितना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो रहा है, ये सारी चीजें हमको कंट्री की मैक्रो स्टेट तो बताता है कि ओवरऑल कंट्री में क्या चल रहा है, लेकिन माइक्रो लेवल पे हाउसहोल्ड्स में क्या चल रहा है, ये वो बताने में बहुत सारी चीजें मिस करता है। जैसे इंडिया की जो हाउसहोल्ड है, हाउसहोल्ड मतलब एक बेसिकली रेसिडेंशियल यूनिट जहाँ पे कुछ लोग मिल के साथ में रहते हो, इसको हाउसहोल्ड बोलते हैं। तो हमारे हाउसहोल्ड में ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट सम टाइम कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे पहला तो हाउसहोल्ड का जो साइज है वो डिक्लाइन हो रहा है। 2015-16 में जो हमारे एवरेज हाउसहोल्ड के फैमिली मेंबर का साइज होता था, दैट वाज 4.8 मेंबर्स। आज की डेट में जो हाउसहोल्ड्स हैं उनमें एवरेज मेंबर साइज हो गया है 4.4 मेंबर्स 2023-2024 में। तो ये जो डिक्लाइन हो रहा है हाउसहोल्ड साइज में, ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारी कंट्री के फर्टिलिटी रेट फॉल हो रहे हैं, नए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कम नंबर में पैदा हो रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, शिफ्ट कल्चरल नॉर्म्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको फैमिली स्ट्रक्चर में हमारे लिए देखने के लिए मिल रही हैं। जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसकी जगह अब न्यूक्लियर फैमिली आ रही है, जहाँ पे या तो 2 मेंबर या सिंगल पर्सन मेंबर हाउसहोल्ड भी हमको देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली अर्बन इंडिया में, ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द मॉडर्नाइजेशन गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। इसके साथ-साथ में हमको और क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं हाउसहोल्ड में? तो एक तो हमारे हाउसहोल्ड में द नंबर ऑफ मेंबर्स हू आर अर्निंग नाउ हैव बीन इंक्रीजिंग। हमारा जो प्रपोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड्स हैं, द अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड्स जिनमें हमको एक से ज़्यादा अर्निंग मेंबर्स मिलते हैं, उसमें हमको राइज़ देखने के लिए मिल रहा है। जैसे 48% इंडियन हाउसहोल्ड जो हैं हमारे यहाँ, ये अब रिपोर्ट करते हैं कि उनके यहाँ एक से ज़्यादा मेंबर कोई रेगुलर लेवल पे इनकम अर्न कर रहा है। अगर हम रिचेस्ट 20% फैमिलीज़ की बात करें, तो ये नंबर बढ़ के जो है 62% पे पहुँच जाता है। ये जो मल्टी अर्नर ट्रेंड है, मतलब एक फैमिली में एक से ज़्यादा मेंबर अर्न कर रहे हैं, ये कई फैक्टर्स के कारण बढ़ रहा है। पहला, एक तो वुमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। दूसरा, एडल्ट ऑफस्प्रिंग जो है हाउस उनका मतलब जो घर में जो एडल्ट बच्चे हैं या जो एडल्ट पीपल हैं, उनका नंबर बढ़ रहा है।
देन तीसरा, गिग और इनफॉर्मल इकोनॉमी या इनफॉर्मल वर्क की अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है। ऐसे काम बढ़ते जा रहे हैं जो बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, जो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं या कभी भी अपनी कन्वीनियंस के टाइम की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इससे फैमिली मेंबर्स उनको लगता है कि जब भी वो फ्री टाइम उनके पास रहता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए गिग वर्क करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी एडिशनल इनकम बढ़ती है। हालाँकि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, अक्रॉस द पॉपुलेशन, हाउसहोल्ड्स के मल्टी अर्नर हाउसहोल्ड्स के परसेंटेज या नंबर बढ़ने के बावजूद जो इनइक्वालिटी है वो अभी भी बनी हुई है रिच और पुअर के बीच में। जैसे हाउसहोल्ड जो एक अर्नर रिपोर्ट करते हैं, जिस जिस हाउसहोल्ड में जिस घर में एक अर्नर है सिर्फ, उनकी एवरेज इनकम 2.5 लाख पर ईयर है। बट जबकि जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा अर्नर है जिस फैमिली में, उसमें 8.3 लाख पर ईयर से ज़्यादा की इनकम साल भर में हाउसहोल्ड को हो रही है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा स्क्यूड है। जैसे जो लोअर क्विंटाइल है, लोअर 25% है, लोअर 20% है, बॉटम 20% ऑफ द हाउस होल्ड है। वहाँ पे मल्टीपल अर्नर्स जो हैं, वहाँ पे उन उन हाउस होल्ड में मल्टीपल अर्नर्स तो हैं, लेकिन वो सारे मल्टीपल अर्नर्स इनसिक्योर और लो पेइंग इनफॉर्मल वर्क में लगे हुए हैं, जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, पेंशन के प्रोविजन नहीं होते, जॉब कभी भी जा सकती है। ये इनस्टेबल जॉब्स में ज़्यादा एंगेज है। जबकि जो टॉप क्विंटिल है, टॉप 20% हाउस होल्ड हैं, वहाँ पे मेंबर्स जो मल्टीपल अर्नर्स जो हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं, वो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट में है, जो जनरली फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें उनको लीव अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, रेंट अलाउंस, देन इंश्योरेंस, पेंशन, एजुकेशन एक्सपेंडिचर, ये सब की फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड होती है। तो ये स्टेबल जॉब्स में वहाँ पे बने हुए हैं। तो ये हमको ये बताता है कि हाउसहोल्ड्स के बीच में एम्प्लॉयमेंट को लेके एक क्वालिटी का गैप है। मतलब अच्छी जॉब्स हैं वो रिचेस्ट जो हाउसहोल्ड है उनके पास अवेलेबल है, और जो पुअरली पेड या अनस्टेबल जॉब्स हैं वो लोअर जो बॉटम मोस्ट फैमिली है, बॉटम क्विंटाइल पॉपुलेशन है, हाउसहोल्ड है, उनको अवेलेबल है। सिमिलरली हमको यहाँ पे हाउसहोल्ड में जेंडर डिस्पैरिटी भी देखने के लिए मिलती है। जैसे हमारे यहाँ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ तो रहा है, लेकिन सिर्फ 13% हाउसहोल्ड है जो वुमेन को प्रिंसिपल अर्नर की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी 87% हाउसहोल्ड में मेन जो है अभी भी प्रिंसिपल अर्नर है। मेजर इनकम हाउसहोल्ड की मेन ही लेके आते हैं, और ये बॉटम 40% इनकम ग्रुप हाउसहोल्ड में ये नंबर और भी कम है। तो इस केस में यहाँ पे हमारे यहाँ जेंडर डिस्पैरिटी हाउसहोल्ड में अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा डिपेंडेंसी का चैलेंज बढ़ रहा है। जैसे-जैसे फैमिलीज़ छोटी होती जा रही हैं, फैमिलीज़ छोटी होने के साथ बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन और यूथ जो हैं फैमिलीज़ में, मतलब श्रिंकिंग फैमिलीज़ में चिल्ड्रन और यूथ का नंबर कम हो रहा है, और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, मतलब ओल्ड एज जो डिपेंडेंट्स हैं, उनका नंबर बढ़ रहा है क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है, जो फैमिली में जो लिमिटेड 1 या 2 फैमिली अर्नर है, उनके ऊपर जो बाकी की फैमिली है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, डिपेंडेंट फैमिली है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करने का ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन आ रहा है, जिससे उनको सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल ना होने के कारण उनको अफोर्डेबल हेल्थ केयर, पेंशन, चाइल्ड केयर, इन सब के बेनिफिट उठाने में भी चैलेंज आ रहे हैं। और इसके लिए ऑथर का कहना है कि गवर्नमेंट को एक पब्लिक सपोर्ट, प्रॉपर पब्लिक सिस्टमैटिक पब्लिक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि ये जो यंग पॉपुलेशन है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए फैमिलीज़ के अंदर। इसके अलावा कुछ पॉलिसी इम्प्लीकेशंस भी हैं। हमने ये जितनी भी हाउसहोल्ड शिफ्ट होते हुए देखे, हाउसहोल्ड के स्ट्रक्चर में जो भी चेंज आ रहा है, वो सबके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी इंडिकेशन रखता है। जैसे गवर्नमेंट के लिए क्या इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट को आगे चल के टारगेटेड इंटरवेंशन और ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए अब जो इंडिविजुअल पे नहीं बल्कि हाउसहोल्ड पे फोकस हो, ताकि हाउसहोल्ड प्रॉपर्ली सर्वाइव कर पाए, ना कि इंडिविजुअल। दूसरा, बिज़नेस के लिए क्या स्ट्रैटेजी इम्प्लीकेशन है? सबसे पहले मार्केट अपॉर्च्युनिटी है। जैसे-जैसे स्मॉल फैमिलीज़ होती जा रही हैं, कंज़म्पशन जो है उसका टाइप या पैटर्न भी शिफ्ट होता जा रहा है। तो बिज़नेसेस जो हैं उनको ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप करना चाहिए जो लोगों के लिए टाइम सेव करते हों, ज़्यादा इनकम क्रिएट करने की कोशिश करते हों, स्मार्ट हाउसिंग या कॉम्पैक्ट हाउसिंग प्रोवाइड करते हों, ताकि हाउसिंग जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड होती जा रही है, बहुत ही एक्सपेंसिव होती जा रही है, वो लोग उसको अफ़ोर्ड कर पाएँ। और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन और हेल्थ केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ। सिमिलरली ई-कॉमर्स, फिनटेक, एफएमसीजी कंपनीज़ जो हैं, जो गुड्स सेल करती हैं, इनके लिए अपॉर्च्युनिटी है कि अब ये फैमिली या हाउसहोल्ड यूनिट के हिसाब से प्रोडक्ट्स डेवलप करें, क्योंकि नाउ फैमिली में मल्टीपल मेंबर्स अर्न कर रहे हैं, तो
हाउस होल्ड में जो कंजम्पशन का टाइप है वो हाउस फैमिली के हिसाब से डेवलप होता है। मतलब फीमेल फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन, एल्डरली केयर नीड्स, चाइल्ड केयर नीड्स, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के दे शुड डेवलप प्रोडक्ट्स व्हिच आर मोर फैमिली ओरिएंटेड रेदर देन इंडिविजुअल ओरिएंटेड, ताकि फैमिली उसका पूरा मास में कंजम्पशन कर पाए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको भी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए इंडिविजुअल का सिबिल स्कोर नहीं देखना चाहिए, पूरी फैमिली का सिबिल स्कोर देखना चाहिए, क्योंकि हाउस होल्ड में मल्टीपल अर्नर होने के कारण अब हाउस होल्ड की इनकम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन इंडिविजुअल इनकम। इंश्योरेंस जो हैं इनको भी जॉइंट पूरा हाउस होल्ड फैम प्लान बनाना चाहिए, इंश्योरेंस प्लान, जिसमें वो लाइफ, हेल्थ केयर और एक्सीडेंट कवरेज एक ही प्लान में प्रोवाइड कर पाएँ। रिटेलर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इनको कंजम्पशन क्लस्टर्स टारगेट करना चाहिए, मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे कंजम्पशन हाई है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स के सेल होने के चांसेस ज़्यादा है, ताकि उनकी सेल जो है वो बढ़े। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि हाउसहोल्ड का जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भी इकोनॉमी के ब्रॉडर पैरामीटर्स या ब्रॉडर प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करता है, इंक्लूडिंग फ्रॉम सेविंग रेट कि वहाँ पे उस इकोनॉमी का सेविंग रेट क्या रहेगा, बोरोइंग कितनी होगी, क्रेडिट कितना लिया जाएगा, एजुकेशन में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, रिटायरमेंट प्लान में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ हाउसहोल्ड को ध्यान में रख के ही सारी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में सोसाइटी या इकोनॉमी जो है वो हाउसहोल्ड के हिसाब से ब्रॉडर लेवल पे डेवलप हो, ना कि इंडिविजुअल के हिसाब से, जिसमें इंडिविजुअल बिहेवियर को डिटरमाइन या प्रेडिक्ट करना पड़ पाना बहुत हार्ड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउसहोल्ड इनकम या हाउसहोल्ड स्ट्रक्चर। सो हमने आज 2 आर्टिकल पढ़े। एक तो हमने देखा विक्टिमोमिक्स, जिसमें रघुराम राजन जी बोल रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेलना इकोनॉमीज को बंद करना चाहिए, चाहे वो लोकल लेवल की हो चाहे नेशनल लेवल की। और दूसरा हमने आर्टिकल पढ़ा रिलेटेड टू हाउसहोल्ड कंजम्पशन या हाउसहोल्ड स्ट्रक्चर, जो हमारी इंडिया में हाउसहोल्ड का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है पिछले कुछ 2-3 डिकेड से, उसके इकोनॉमिकली क्या इम्प्लीकेशंस हैं और क्या पॉलिसी के लिए डायरेक्टिव है, ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करी। If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. And other than that, हमारा जीएस का मेंटरशिप कोर्स है जो अभी करेंटली लाइव है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रीलिम्स मेंस से प्रिपरेशन से लेके पर्सनल गाइडेंस, देन उसके बाद 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस, और उसके बाद सिस्टमैटिक तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन आंसर राइटिंग के साथ कराना मेरी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8962291192। थैंक यू वेरी मच।